नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शकील कुरैशी और आज इस बुलेटिन में दिन भर की खबरों पर चर्चा करेंगे। हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास चल रहा है उसकी जानकारी हम आपसे साझा करेंगे और आपको बताएंगे प्रदेश की प्रमुख समाचार। तो हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास है इसकी जानकारी आपसे साझा करते हुए शुरुआत हम करेंगे विधायकों के शपथ ग्रहण को लेकर। तो आपको बता दें कि कल सोमवार का दिन है और सोमवार के दिन प्रदेश के 3 नए विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। विधानसभा के परिसर में विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया वो शपथ दिलाएंगे प्रदेश के नवनियुक्त 3 विधायकों को। तो 3 विधायक अभी हाल ही में उपचुनाव हुआ था और उस उपचुनाव में 3 विधायक जीत कर आए हैं, जिसमें 2 कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं और 1 भारतीय जनता पार्टी का। तो कांग्रेस पार्टी की जो विधायक हैं, मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी है देहरा से कमलेश कुमारी, उन्हें कल जो है वो विधायक के पद पर जो है वो शपथ दिलाई जाएगी विधानसभा में। उनके अलावा नालागढ़ से हरदीप सिंह बावा जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत कर आए हैं, उन्हें भी कल जो है वो शपथ दिलाई जाएगी। उनके अलावा भारतीय जनता पार्टी की ओर से जीत कर जो आए हैं उनके टिकट पर हमीरपुर से निर्दलीय थे पहले आशीष शर्मा, वो अब भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनकर आ रहे हैं और विधानसभा में उनकी ये दूसरी एंट्री है एक ही कार्यकाल में, यानी 5 साल के इस कार्यकाल में। पहले वो बतौर निर्दलीय जो है वो हमीरपुर से जीतकर आए थे और निर्दलीय विधायक बने थे, लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर आए हैं। तो वो भी कल जो है वो शपथ लेंगे। तो इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो मौजूद रहेंगे। उनके अलावा विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर भी वहां पर मौजूद होंगे और प्रदेश सरकार के मंत्री जो हैं वो कई मंत्री और विधायक जो है यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो कल शपथ ग्रहण समारोह है 3 नए विधायकों का। इसके साथ आपको बता दें कि जो आंकड़ा है कांग्रेस पार्टी का, यानी सत्तारूढ़ दल का, एक बार फिर से 40 तक जो है वो पहुंच गया है। विधानसभा में जो 40 की संख्या पहले थी कांग्रेस पार्टी की, वो फिर से बरकरार जो है वो रही है। तो कल तीनों विधायक जो है वो शपथ लेंगे और इसके बाद विधानसभा का जो मॉनसून सत्र है उसकी भी हम आपको जानकारी दे दें कि विधानसभा का जो मॉनसून सत्र है, आगामी मॉनसून सत्र, वो अगले महीने यानी अगस्त महीने के अंत में जो है वो आयोजित किया जा सकता है। इस तरह के संकेत विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जो सत्र है वो 6 महीने के अंतराल में होना चाहिए और उसका जो आयोजन है वो अब अगले महीने यानी अगस्त महीने के अंत तक एक तारीख बनती है, वो उसमें जो है वो किया जाएगा। और सरकार को इसकी मंजूरी के लिए यानी तारीखें जो तय करने के लिए मामला जो है वो भेज दिया गया है। 25 तारीख को कैबिनेट की बैठक होगी और उस कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि विधानसभा का मॉनसून सत्र किस तारीख से जो है वो शुरू किया जाए, क्योंकि लगभग 6 सिटिंग्स जो है वो इस मॉनसून सत्र में रहती है और पक्ष और विपक्ष की तरफ से जो है वो ये सत्र भी इस बार हंगामेदार रहने वाला है। पिछले साल आपको बता दें कि पिछले साल जो मॉनसून का सत्र हुआ था विधानसभा का, वो पूरा सत्र जो है वो बरसात से हुए नुकसान को लेकर जो है उसकी भेंट चढ़ गया। बरसात में बड़ा नुकसान जो है हुआ था और सदन के भीतर जो है वो काफ़ी बड़ी राजनीति वहाँ पर हुई थी इस बरसात के नुकसान को लेकर, क्योंकि सत्ता पक्ष की ओर से कांग्रेस ने एक प्रस्ताव लाया था, उसमें मांग की थी केंद्र सरकार से कि हिमाचल प्रदेश को जो है वो आपदा ग्रस्त राज्य जो है यहाँ पर घोषित किया जाए, लेकिन उसमें भारतीय जनता पार्टी ने साथ नहीं दिया था। तो अभी क्योंकि मानसून का सीजन चल रहा है और अभी बरसात जो है वो अपने उफान पर नहीं है, अभी धीमा जो है यहाँ पर मानसून चल रहा है, तो कोई ज़्यादा बड़ा नुकसान प्रदेश में नहीं हुआ है। लेकिन आने वाले दिनों में जब तक विधानसभा का सत्र होगा तो क्या स्थिति रहती है ये देखना होगा। उसके बाद विधानसभा में किस तरह की राजनीति जो है वो इस बार गरमाएगी, वो उस सत्र के दौरान जो है वो साफ होगा। अन्य खबरों की बात करें तो प्रदेश के कॉलेजों में एडमिशन्स की डेट बढ़ाने को लेकर जो है वो अभिभावकों ने एक मामला उठाया है, क्योंकि कई ऐसे छात्र हैं जिनकी +2 में कंपार्टमेंट थी और कंपार्टमेंट का पेपर देने के बाद जो है वो एग्ज़ाम देने के बाद उनकी अभी जो है वो रिज़ल्ट नहीं आया है और रिज़ल्ट नहीं आने तक वो बच्चे जो है वो फंसे हुए हैं, वो एडमिशन्स कॉलेज में नहीं ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कॉलेजों में एडमिशन्स का दौर है वो शुरू हो चुका है और ऐसे में अभिभावक ये मांग कर रहे हैं कि कुछ इंतज़ार जो है वो कॉलेज प्रशासन करे, विश्वविद्यालय जो है वो थोड़ी डेट एडमिशन
एडमिशन्स की जो है उसमें कुछ राहत प्रदान करे, ताकि सभी बच्चे जो है वो रिजल्ट आने के बाद अपना एडमिशन्स करवा सकें। तो ऐसे में अब देखना होगा कि विश्वविद्यालय प्रशासन और जो कॉलेज प्रशासन है वो कितना समय जो है वो इन बच्चों को यहाँ पर दे पाते हैं। एक एडवाइजरी जो है वो शिक्षण संस्थानों के लिए है, जो प्रदेश के विश्वविद्यालय और कॉलेजेस हैं वहाँ पर जितनी भी कैंटीन्स हैं वहाँ जंक फूड अब आने वाले समय में नहीं मिलेगा। जंक फूड पूरी तरह से जो है वो बंद कर दिया गया है। यूजीसी ने इस तरह की गाइडलाइंस दी है, यूजीसी की एडवाइजरी ये जारी हुई है विश्वविद्यालयों को, और जो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है उसने आगे अपने अधीन जितने भी कॉलेजेस हैं उन कॉलेजेस के लिए इस तरह की एडवाइजरी जारी की है कि उनकी कैंटीन में बच्चों को जंक फूड नहीं दिया जाए, उसे पूरी तरह से जो है वो उस पर प्रतिबंध वहां पर लगा दिया गया है। तो ये बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ एक मामला है, उसमें विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से इस तरह के निर्देश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों का वर्ग जो है वो काफ़ी बड़ा है और कर्मचारियों से जुड़े हुए समाचार हम जरूर जो है वो इस बुलेटिन में लेते हैं, और कर्मचारियों के अलग अलग जो श्रेणियां हैं, अलग अलग उनकी मांगे हैं, उनको हम लगातार इस बुलेटिन में हम उठाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कर्मचारी महासंघ की मान्यता को लेकर, क्योंकि सुक्खू सरकार को प्रदेश में 1.5 साल से ज़्यादा का समय जो है वो हो चला है और अभी तक किसी भी संगठन को, किसी भी कर्मचारी नेताओं के नेतृत्व को महासंघ की मान्यता अभी तक नहीं मिल पाई है। हालांकि आश्वासन जो है वो सरकार की तरफ से दिए गए हैं, लेकिन 2 धड़े जो है वो प्रदेश में इस वक्त दावा कर रहे हैं कि असली महासंघ वो है, लेकिन सरकार जिस धड़े को मान्यता देगी असली महासंघ जो है वो वही माना जाएगा, और मान्यता जिस संगठन को होगी, जिस महासंघ को होगी, उसी के साथ जो है वो जेसीसी की जो बैठक है, जो संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक है, वो जो है वो उसके साथ होगी, जिसमें कर्मचारियों की मांगों को जो है वो डिस्कस उसमें किया जाएगा और उन मांगों को वहाँ पर पूरा किया जाएगा। तो कर्मचारी महासंघ की मान्यता आखिर किसे मिलेगी, ये अभी भी एक सवाल बना हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि 2 धड़े जो हैं, इसमें एक प्रदीप ठाकुर है जो पहले एनपीएस संघ का जो है वो नेतृत्व करते थे, उन्होंने अब राजपत्रित कर्मचारी महासंघ खड़ा कर दिया है। उस महासंघ के नाते उन्होंने पिछले साल जो है वो सरकार को, इसी लगभग 1 साल उनको हो चुका है, उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर एक पत्र उन्हें दिया कि उन्हें जो है वो कर्मचारी महासंघ की मान्यता प्रदान की जाए, और साथ ही उन्होंने कर्मचारियों का जो डिमांड चार्टर है वो भी दिया हुआ है। लेकिन अब तक उस डिमांड चार्टर पे कुछ नहीं हुआ, अभी तक महासंघ की मान्यता को लेकर जो है वो कुछ नहीं हुआ। दूसरी तरफ त्रिलोक ठाकुर का एक गुट है, उसमें भी कई सारे कर्मचारी नेता जो है वो जुड़े हुए हैं, वो भी खुद को जो है वो असली महासंघ बताते हैं, और उन्होंने भी मुख्यमंत्री को 4 महीने पहले जो है वो कर्मचारियों का मांग पत्र सौंपा है, और जेसीसी बैठक उनके साथ करने का एक आग्रह पत्र भी जो है वो सौंपा है। ये जो महासंघ के जो इस तरह के मांग पत्र हैं वो कार्मिक विभाग तक भी पहुंच चुके हैं, लेकिन उससे आगे जो संबंधित विधायक हैं, संबंधित जो विभाग हैं, उन तक जो है वो अब तक ये मांग पत्र नहीं पहुंचे हैं। लिहाजा मामला जो है वो अभी भी धरा का धरा वहीं पर लटका हुआ है, और महासंघ की मान्यता पर जो है वो सवाल अभी भी खड़ा है। तो अभी बताया ये जा रहा है कि प्रदीप ठाकुर से हमारी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि इसी सप्ताह शिमला में जो है वो बैठक की जाएगी, उसके बाद सरकार से यानी मुख्यमंत्री से मिलकर मान्यता की बात उठाई जाएगी और कर्मचारी मुद्दों को उनके समक्ष रखा जाएगा। वहीं त्रिलोक ठाकुर का भी ये कहना है, जिन्होंने अभी पिछले सप्ताह ही बैठक की है अपने साथी कर्मचारियों के साथ, वो भी मुख्यमंत्री से मिलने के इच्छुक हैं और इसी सप्ताह वो भी मिलने की इच्छा रखते हैं। मुख्यमंत्री से समय मिलता है तो उसी के बाद जो तय होगा कि आखिर सरकार इस मामले में क्या चाहती है। लेकिन आपको बता दें कि कर्मचारियों के बड़े मुद्दे हैं। डीए का जो है वो मामला है, अभी 3 किस्तें यानी 12% डीए जो है वो कर्मचारियों का अटका हुआ है। इसके साथ साथ जो छठे वेतनमान है, छठे वेतनमान का जो लाभ दिया जाना है कर्मचारियों को, वो अभी तक पूरा नहीं मिल पाया है। एरियर की जो किस्त थी वो अब तक केवल 50,000 रुपये की किस्त मिली है, लेकिन उससे आगे जो है वो नहीं मिल पाई है। हालांकि बजट में जो है वो मुख्यमंत्री ने घोषणाएं की थी, लेकिन फार्मूला जो है उस तरह का तैयार नहीं हो पाया है। उस फार्मूले पर भी अभी तक मंथन चल रहा है और फिलहाल जो है वो वित्त विभाग ने उसे पेंडिंग लिस्ट में अपनी डाल रखा है। तो अभी देखना होगा कि किस तरह से जो है वो कर्मचारियों की इन वित्तीय मांगों का जो है वो निराकरण यहाँ पर होता है और सरकार क्या रुख रखती है। हालांकि सरकार की वित्तीय स्थिति जो है वो फिलहाल ठीक नहीं है और सरकार जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त कर्ज के बोझ तले दबी हुई है और वित्तीय कठिनाइयों से इस वक्त जूझ रही है। लेकिन दूसरी तरफ कर्मचारी भी अब अपना सब्र जो है वो खोते हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे
जो दूसरे कारपोरेशन है उनमें भी कर्मचारियों को जो है वो अभी तक पेंशन की अदायगी समय पर नहीं होती। जैसे एचआरटीसी की बात करें तो समय पर वेतन नहीं मिल रहा है, पेंशन की अदायगी नहीं हो रही है। पुराना जो उनका जो एरियर था, जो सरकार ने 50,000 की किस्त सभी को दे दी है, वो अभी तक इन एचआरटीसी के कर्मचारियों को नहीं मिल पाई है। तो कई तरह के ऐसे मसले हैं जिनको सरकार से उठाया जाना है। अब देखना होगा कि जेसीसी की बैठक किस संगठन के साथ सरकार यहाँ पर आयोजित करती है। अब ओपीएस की अगर हम बात करें तो ओपीएस को लेकर बिजली बोर्ड के कर्मचारियों में बड़ा रोष है और बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को अभी तक आश्वासन मिलने के बावजूद भी ओपीएस की अदायगी नहीं की गई है। तो ऐसे ही एक चिट्ठी जो पावर इंजीनियर्स हैं उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को लिखी है और मुख्यमंत्री को उन्होंने लिखा है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान और झारखंड, ये 3 राज्य हैं जहां पर बिजली कर्मचारियों को ओपीएस दे दिया गया है, उसी तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी ओपीएस दे दिया जाए। हालांकि मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों कुछ महीने पहले जो है वो बिजली कर्मचारियों के संघर्ष के बाद ये ऐलान किया था। उन्होंने एमडी को जिम्मेदारी दी थी, चेयरमैन को जिम्मेदारी दी थी कि वो इस पर रिपोर्ट बनाएंगे और रिपोर्ट भी उनकी बन चुकी है, लेकिन अब तक जो है वो ओपीएस का मामला आगे नहीं बढ़ पाया है। तो देखना होगा कि ओपीएस पर सरकार जो है वो कब तक इसमें निर्णय लेती है। इसके साथ एक बड़ा मामला जो है वो महिलाओं के 1500 रुपए को लेकर भी है, क्योंकि इस महीने की किस्त जो है वो महिलाओं को 1500 की अब तक नहीं आई है। तो कुछ जिलों की अगर हम बात करें, जैसे शिमला जिला की अगर हम बात करें तो शिमला जिला में अब तक ये किस्त जो है वो महिलाओं को नहीं मिल पाई है और महिलाएं इंतजार कर रही है कि आखिर 3 महीने की किस्त के बाद ये चौथी किस्त, जो इस महीने की किस्त आनी थी, वो आखिर जो है वो महिलाओं को कब मिलेगी। अब बजट जो है वो विभाग के पास जो है वो मौजूद है, जिलों में भी बजट पूरा पर्याप्त तरह से मौजूद है, लेकिन अब तक जो है वो अदायगी इसकी नहीं हो सकी है। क्राइम की कुछ खबरों पर हम चर्चा कर लें तो भतीजे ने चाची की हत्या की है, ऐसा एक मामला जो है वो बिलासपुर के तलाई वार्ड से जो है वो सामने आया है। यहाँ पर ज़मीनी विवाद के चलते जो है एक भतीजे ने अपनी चाची की हत्या कर दी है। पुलिस ने भतीजे और उसके पिता को जो है वो गिरफ्तार कर लिया और भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर दिया है। वहीं एक मामला एचआरटीसी के एमडी को लेकर आया है कि एमडी की खिलाफत को लेकर एक किसी व्यक्ति ने जो है वो सोशल मीडिया अकाउंट में कुछ ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणियां उसमें लिख दी है, लेकिन वो किसी अन्य कर्मचारी नेता के जो फेसबुक अकाउंट है उसको हैक करके लिखी है। तो उसकी एक मामला जो है सामने आया, उसकी शिकायत जो है वो साइबर पुलिस को की गई है, जिसमें एमडी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई हैं और ये जो ड्राइवर यूनियन के अध्यक्ष हैं मान सिंह, उनकी आईडी जो है वो हैक की गई और उस आईडी को हैक करने के बाद उससे जो है वो एमडी के खिलाफ जो है वो आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई। तो मामला साइबर पुलिस के पास गया है, वहां पर अब क्या छानबीन जो है इसकी चल रही है। अब देखना होगा कि इसके पीछे आखिर कौन व्यक्ति है। वहीं संदिग्ध हालत में एक व्यक्ति की जो है वो मौत हुई है। क्राइम से जुड़ा ये एक अन्य मामला जो है वो हमीरपुर के तेलकड़ गांव से जो है वो सामने आया है। यहाँ पर घर में राइफल रखने को लेकर एक शिकायत पुलिस को की गई किसी व्यक्ति द्वारा और पुलिस उस घर पे पहुंची, लेकिन वहां पर कोई भी राइफल नहीं मिली, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन इससे तंग होकर जो है वो उस मकान मालिक ने जो है वो मकान मालिक की जो है वहां पर मौत हो गई और संदिग्ध हालत में जो है वो उसका शव वहां पर 15 मिनट के बाद ही मिला। तो पुलिस का इसमें कहना है कि उसने आत्महत्या कर ली है, लेकिन जो आसपास के लोग हैं, ग्रामीण जो है, उन्होंने जो है वो पुलिस के खिलाफ ही वहां पर प्रदर्शन कर दिया और उनका कहना है, उनके आरोप हैं कि ये व्यक्ति जो है वो झूठी शिकायतों से लगातार परेशान था और उस वजह से जो है वो इसने इस तरह का कदम उठाया है। अभी मामले की जो है इसमें जांच चल रही है। वहीं डोडा में जो है वो आतंकी हमले का भी हाई अलर्ट सामने आया है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकी हमले के बाद चंबा जिला के बॉर्डर एरिया में जो है वो हाई अलर्ट किया गया है। चप्पे चप्पे पर वहां पर पुलिस का पहरा इस वक्त है। पुलिस ने पेट्रोलिंग अपनी बढ़ा दी है और आपको बता दें कि वहां पर जो चंबा से डोडा के लिए जो बस चलाई जा रही थी वो बस सेवा भी एचआरटीसी ने अपनी बंद कर दी है। तो आतंकी हमले के बाद पुलिस जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है ताकि हिमाचल प्रदेश में इस तरह के जो शरारती तत्व है, जो आतंकवादी हैं, वो यहाँ पर घुसपैठ ना कर दे, क्योंकि इससे पहले भी चंबा जिला में इस तरह की घटनाएं जो है वो पूर्व में सामने आ चुकी हैं। प्रदेश की अन्य खबरों के बारे में हम बात करें तो स्कूलों में छुट्टियां हो चुकी हैं और छुट्टियां विंटर सेशन के जो स्कूल हैं वहां पर ये छुट्टियां हुई हैं। कल से ये छुट्टियां हो चुकी हैं, 1 सप्ताह के लिए छुट्टियां की गई है। जितने भी प्रदेश के विंटर क्लोजिंग स्कूल हैं वहां पर
अवकाश जो है वो 1 सप्ताह का कल से जो है वो बच्चों को रहेगा। तो ये विंटर सेशन में ये अवकाश कर दिया गया है और अभी राहत भी बच्चों को मिलेगी क्योंकि मानसून भी जो है वो अब उफान पर चलने वाला है। मानसून की भी बड़ी चेतावनी जो है यहाँ पर दी गई है। आज मौसम विभाग ने एक बड़ी चेतावनी दी है कि कल से प्रदेश में जो है वो मौसम पहले से ज़्यादा खराब होगा। मौसम विभाग ने प्रदेश के लिए ये चेतावनी जारी की है। अधिकांश स्थानों पर जो है वो भारी बारिश होने की जो है वो संभावना जताई गई है और सभी जिलों को यानी सभी 12 जिले वहां के डीसीज को जो है ये कहा गया है कि वो अलर्ट पर रहें और अपनी तैयारियां जो है वो पूरी रखें क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भारी बरसात से बड़ा खतरा रहता है। भारी बरसात जो यहाँ पर होती है उससे भूस्खलन लैंडस्लाइड जो होते हैं वो काफ़ी बड़े पैमाने पर होते हैं और ऐसे में जो है वो बड़ी दुर्घटनाएं यहाँ पर घट सकती हैं। खासकर जो रामपुर से किन्नौर का एरिया है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरा रहता है और अभी पिछले दिनों भी वहाँ पर बारिश की वजह से रास्ता जो है वो ब्लॉक हुआ बताया जा रहा है, तो उसको भी खोला जा रहा है। लेकिन बड़ा जो है वो बड़ी दुर्घटनाएं यहाँ पर होने की संभावना रहती है। तो ऐसे में मौसम विभाग की ये चेतावनी है जिसके बाद प्रशासन को जो है वो बड़ा सचेत यहाँ पर रहना पड़ेगा। लोगों को भी पूरा सचेत रहना पड़ेगा ताकि जो सफ़र करते हैं लोग उनको जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें सचेत रहने की ज़रूरत है। आते जाते वक्त जो है वो पूरा ध्यान रखें ताकि किसी तरह के हादसे का शिकार वो ना हो पाए क्योंकि पिछले कल की अगर हम बात करें तो पिछले कल एक हादसा रात को हुआ है। HRTC की बस पर जो है वो पत्थर गिरे हैं और इस हादसे में जो है वो कई लोग जो है वो उनको मामूली चोटें लगी। हालांकि ये बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था लेकिन ये टल गया है। मनाली से चंडीगढ़ के लिए ये HRTC की बस जा रही थी और 9 मील के पास जो है वो इसमें 9 मील के पास जो है वो पत्थर ऊपर से चट्टान की तरफ से जो है वो पहाड़ी की तरफ से पत्थर वहाँ पर गिरे और वो बस के अगले हिस्से में जाकर लगे हैं ड्राइवर साइड में और उससे शीशा भी जो है वो आगे टूट गया है। ड्राइवर को भी कंडक्टर को भी इसमें कुछ चोटें जो है वो लगी है। कई और लोग भी घायल हो गए क्योंकि अचानक से ये पत्थर वहाँ पर उनके ऊपर आ गिरा। गनीमत ये है कि उसमें किसी के साथ जो है वो कोई बड़ा नुकसान वहाँ पर जानी नुकसान वहाँ पर नहीं हुआ है। तो इस तरह से ये हादसे जो है वो हिमाचल प्रदेश में बरसात के दिनों में होते हैं। इसमें बेहद ज़्यादा सचेत रहने की लोगों को यहाँ पर खासी ज़रूरत है। एक हादसा जो है वो ऊना क्षेत्र के बारसड़ा में भी हुआ है जहाँ पर ऊना हरिद्वार पैसेंजर ट्रेन की चपेट में एक वृद्ध व्यक्ति यानी 81 साल का एक व्यक्ति था वो आया और इस ट्रेन की चपेट में आने से जो है उसकी मृत्यु होगी। तो मृतक की पहचान गरीबदास पुत्र वीरूराम निवासी रक्कड़ कॉलोनी के रूप में हुई है। रेलवे पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक ऊना हरिद्वार पैसेंजर ट्रेन रविवार को 2:10 पर ऊना रेलवे स्टेशन से चली थी और 2:20 पर ट्रेन जब बारसड़ा पहुंची तो गरीबदास ट्रेन की चपेट में आ गया। इस तरह से उसके साथ एक बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है। तो ये हादसों का दौर जो है वो हिमाचल प्रदेश में आज और भी कुछ ऐसी घटनाएं जो है वो घटी हैं जिसमें कुछ हादसे हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि मौसम विभाग की जिस तरह की चेतावनी है हिमाचल प्रदेश में इस तरह के हादसे होते हैं। पिछले साल बेहद ज़्यादा गंभीर हादसे जो है वो प्रदेश में हुए हैं तो इनसे सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए आप इजाज़त दें। देखते और पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल।